फंसे हुए हैं। अब देखना यही है कि इसको कैसे डील करते हैं। जी, मैं अचल जी के पास आता हूं, फिर गिरीश भाई और सुजाता जी के पास आऊंगा। एनडीए की मीटिंग पुरानी पार्लियामेंट में सर, नई पार्लियामेंट में नहीं। दूसरा, मोदी ने जाके फिर पहले संविधान को नमन किया, इसी संविधान को नमन करके धज्जियां उड़ाई थी, और आखिरकार फिर हाथ जोड़ने के लिए वही आना पड़ा इंसान को कि तू ही सर्वोपरि है, मैं नहीं हूं। कहते हैं ना, समय का चक्र बिल्कुल 360 डिग्री घूम के वहीं आकर खड़ा हो गया जहां 2014 में था, कोई फर्क नहीं। और साथ में टीडीपी का स्टेटमेंट आता है नायडू जी का, उनसे पूछा कि जो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन है आंध्रा में, उसका क्या? कहता वो जारी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं हटेगी। ये एक एम्फेटिक स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट मोदी जी के सामने है कि ये मुस्लिम रिजर्वेशन रहेगा, उसी मोदी के सामने जो ये कहते थे कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं लेने दूंगा। सर जरा बोल के दिखाएं, अब कहां पर है वो वाक्य सारे? कभी कभी अपने मुंह से निकले वाक्य ही इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं और इंसान कुछ नहीं कर पाता। राकेश अचल जी। धन्यवाद दिनेश जी। मैं अभी जैसे आपने कहा कि संसदीय दल की जो बैठक हो रही थी उसी को देख रहा था, और उसमें उनको बधाई देश की तरफ से देना पड़ेगी कि वो भाजपा संसदीय दल के भी नेता चुन लिए गए, एनडीए के भी चुन लिए गए और लोकसभा के भी नेता चुन लिए गए। सब सम्मति से चुन लिए गए हैं। जैसे संसद उन्होंने 10 साल जलाई ध्वनि मत से, वैसे ही वो ध्वनि मत से नेता भी चुन लिए गए हैं। और संविधान के सामने तो मत्था टेकना ही था उनको, आपने भी बताया, मैंने भी देखा। लेकिन एक बड़ा विचित्र सा माहौल है वहाँ। एक औपचारिकताएं अनुमोदन प्रस्ताव की हो रही हैं और उन लोगों से कराई गई हैं जो लोग उनके संभावित प्रतिद्वंदी हो सकते थे। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, इन सब ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया, और बाकी घटक दलों के लोगों ने तो किया ही। तो कुल मिला के स्थिति ये हुई कि, लेकिन मोदी के मन में क्या चल रहा था, ये मुझे एक शेर याद आता है उस जमाने का कि किस्मत तो देख टूटी है जाकर कहाँ कमंद। कमंद कहते हैं कि वो जो फंदेदार जो रस्सी होती है, इससे नाव को बांधा जाता है। किस्मत तो देख टूटी है जाके कहाँ कमंद, कुछ दूर अपने हाथ से जब बाम रह गया। क्या बात है। 242-40 से अटका दिया गया। जनता ने जो जनादेश दिया, बड़ा बड़ा भाग करके दिया कि देखो, न तो तुम्हें पूरा ताकत देंगे और न तुम्हें पूरी तरह से मरने देंगे, अब आपको बीच में लटका दिया गया है त्रिशंकु की तरह। तो इस त्रिशंकु की जो सत्ता है, जिसमें माननीय नायडू जी हैं, माननीय हमारे नीतीश बाबू हैं, ये लोग भी अभी मंच पर बैठे हैं। इनका अभी सदन में वहां मैं देख रहा था, ये लोग भी बड़े धीमे धीमे मुस्करा रहे थे, और मोदी जी की व्यवस्था पर शायद मन ही मन मुस्करा रहे थे, और जी। उसको प्रकट उन्होंने नहीं किया। तो मैं, जैसा अभी ठक्कर साहब ने कहा कि ये निश्चित तौर पर मोदी जी की व्यवस्था होगी कि वो इस सरकार को जैसे तैसे से, मतलब चाहे घुटने के बल बैठ के, चाहे गिड़गिड़ा कर, चाहे बिल्ली की तरह मुद्रा में झुक कर, जो भी संभव हो वैसे सरकार को आगे खींचे। लेकिन ये सरकार खींचेगी, इसकी शंका पूरे देश को है। अब वो नेता तो चुन लिए गए हैं और नेता रहेंगे निश्चित तौर पर, जब तक इस सदन में बहुमत उनका रहेगा तब तक नेता रहेंगे। लेकिन दबे हुए नेता हैं। इस देश को एक निर्भीक नेता की जरूरत थी, वो इस देश के हाथ से चला गया। अब एक निर्भीक नेता तो चला गया, 10 साल का जो मोदी युग था उसके साथ निर्भीकत्व तो उनका समाप्त। अब दबे हुए, भयभीत, आतंकित, आशंकित नेता हैं जो इस देश की कमान संभाल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जो विपक्ष की नेता हैं, आपने शुरू में कहा मैडम सोनिया जी, उन्होंने उनको एक ढांढस दे दिया है कि विपक्ष कोई भी ऐसा अनैतिक काम नहीं, अनैतिक तरीके से उनकी सत्ता छीनने की कोशिश नहीं करेगा, जिससे कि जो हिंदुस्तान की राजनीति की जो परंपरा है नैतिकता की, उस पर कोई दाग लगे। ये सरकार गिरेगी तो अपने वोट से गिरेगी, इसमें विपक्ष का कोई भूमिका नहीं होगी। और जब ये अपने वोट से गिर जाएगी तब विपक्ष देखेगा कि उसे क्या करना है। और सोनिया गांधी का ये अतीत रहा है कि उन्होंने जब भी अवसर मिला है सत्ता से अपने आप को 2 कदम पीछे ही रखा है। उन्होंने सत्ता के प्रति अपनी जो लालायित होने की मुद्रा है कभी दिखाई नहीं।
चाहे वो राजीव गांधी की हत्या के बाद हुआ हो या बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह के चुनाव के समय में हुआ, तो वो इतनी लालायत नहीं रही जितने कि ये लालायत रहे। इन्होंने तो 2047 तक का प्रोग्राम बना के रखा हुआ था। और वो ये ना कि लाए थे क्या, कौन सा वो 4 दिन मांग के लाए थे और 2 आरबी में कट गए, 2 इंतजार में। तो वो स्थिति इनकी है कि 10 साल तो इनके कट गए, लेकिन ये 5 साल कैसे कटेंगे, ये 2029 तक कैसे पहुंचेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जी 2029 तक पहुंचने के लिए वक्त चाहिए, और वक्त ईश्वर ने और उनकी पार्टी के संविधान ने उन्हें दिया नहीं है। अगर वो 75 साल के उम्र के बाद स्वयं को निवृत्त घोषित नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से फिर वो फिर से अविनाशी हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बड़ी उपलब्धि होगी। झक मार जी के उनको अविनाशी को दोबारा से सहन करना पड़ेगा। देखते हैं, जी अभी तो उनको शुभकामनाएं दी जा सकती हैं और मैं दे रहा हूँ।